CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कक्षा 8। ऑडियो बुक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं पृष्ठ 184 से पृष्ठ 198 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं पृष्ठ 184। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने ये जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने ये भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं, तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। 15.1 तड़ित। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। ये परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण ये हुआ है। अब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने ये देखा होगा कि जब आप ऊनी तथा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। बूझों ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे। पहेली ने कहा, वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। पृष्ठ 185। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। 15.2 रगड़ द्वारा आवेशन। क्रियाकलाप 15.1 बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए। इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दानों के साथ दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रीफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो ये कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है।
इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब ये भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रीफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 15.2 सारणी 15.1 में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभवों को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं। सारणी 15.1 इस सारणी में 4 मुख्य शीर्षक लिखे गए हैं। रगड़ी गई वस्तु, पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है या नहीं करती है, आवेशित है या आवेशित नहीं। रगड़ी गई वस्तु रीफिल, पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र। इसके आगे के दोनों बक्से खाली हैं। गुब्बारा, पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र, शुष्क बाल। इसके आगे के दोनों बक्से खाली हैं। रबर, पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, ऊन। इसके आगे के दोनों बक्से खाली हैं। स्टील का चम्मच, पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र। इसके आगे के भी दोनों बक्से खाली हैं। इसके बाद इस सारणी में नीचे 2 बक्से खाली दिए गए हैं। पृष्ठ 186 आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 में से चुनते हैं। क्रियाकलाप 15.3 ए 2 गुब्बारे फुलाइए। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। चित्र 15.1 दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? चित्र 15.1 इस चित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रीफिलों के साथ दोहराएं। एक रीफिल को पॉलीथिन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। चित्र 15.2 दूसरी रीफिल को पॉलीथिन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रीफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रीफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुएं। क्या गिलास में रखे रीफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रीफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थीं। यदि भिन्न पदार्थों से बनी 2 आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? आइए पता लगाएं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे चित्र 15.2 दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से समान आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया को दिखाया गया है। बी एक रीफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। चित्र 15.3 इस रीफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए। चित्र 15.3 इस चित्र के माध्यम से यह दिखाया गया है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए प्रेक्षणों का सारांश करें।
एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। एक आवेशित रीफिल ने दूसरी आवेशित रीफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रीफिल को आकर्षित किया। क्या ये इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रीफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? पृष्ठ 187। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वो विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। 15.4 आवेश का स्थानांतरण। क्रियाकलाप 15.4 मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र 15.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमीनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। चित्र 15.4 रीफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं अथवा आकर्षित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं? चित्र 15.4 इस चित्र में सरल विद्युतदर्शी को दर्शाया गया है। एल्यूमीनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रीफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग ये परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। पृष्ठ 188 हर बार आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां
सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है। 15.5 तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। कक्षा 7 में आपने ये सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। एक प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। चित्र 15.5। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। इस पृष्ठ पर नीचे चित्र 15.5 दर्शाया गया है। इस चित्र में आवेश के संचयन से तड़ित का होना दिखाया गया है। पृष्ठ 189। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। 15.6 तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं झंझा यानी गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित झंझा के समय क्या करें, क्या न करें। बाहर खुले में। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। चित्र 15.6। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। चित्र
15.6। इस चित्र के माध्यम से तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति दिखाई गई है। घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है, तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु ये बुद्धिमतापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। पृष्ठ 190। तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। चित्र 15.7। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। इस पृष्ठ पर नीचे चित्र 15.7 के माध्यम से तड़ित चालक दिखाया गया है। 15.7 भूकंप। आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। पृष्ठ 191। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। ये है भूकंप। ये विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर, चित्र 15.8 के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। क्रियाकलाप 15.5। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भूकंप क्या होता है? जब ये आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप, जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। ये पृथ्वी की
भूपपर्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। इस पृष्ठ पर नीचे चित्र 15.8 दिखाया गया है। इसमें कश्मीर में आए भूकंप से हुई तबाही का दृश्य दिखाया गया है। पृष्ठ 192। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीमित क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। क्रियाकलाप 15.6। संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है? बूझों ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बूझों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती है। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थीं। पहेली ने पूछा, पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं? अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपपर्टी कहते हैं। चित्र 15.9। इस चित्र में पृथ्वी की संरचना दिखाई गई है। इसमें भूपपर्टी, प्रावार, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड दिखाए गए हैं। पृथ्वी की ये परत एक खंड में नहीं है, ये टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। चित्र 15.10। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, चित्र 15.11, तो इसके कारण भूपपर्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। इस पृष्ठ पर चित्र 15.10 दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से पृथ्वी की प्लेट्स दिखाई गई हैं। यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट। पृष्ठ 193। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर चित्र 15.11 दिखाया गया है। इसके माध्यम से पृथ्वी की प्लेटों की गतियां दिखाई गई हैं। इस चित्र में टकराती प्लेटें व रगड़ती प्लेटें दिखाई गई हैं। बूझों ने पूछा, यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप के आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। पहेली ने कहा,
मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंद उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। चित्र 15.12। इस पृष्ठ पर चित्र 15.12 दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियां दर्शाई गई हैं। इस चित्र में यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का पठार, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, गंगा का मैदान, इंडियन प्लेट व हिंद महासागर दर्शाए गए हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। पृष्ठ 194। इस पृष्ठ पर ऊपर भूकंप के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। चित्र 15.13। ये उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन यानी कंपन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा रहता है। ये पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि चित्र 15.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। चित्र 15.13। इस चित्र में भूकंप लेखी उपकरण को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें डोरी, पेन, लोलक का गोलक, घूर्णी ड्रम, चार्ट पेपर, टेक दिखाए गए हैं। साथ ही एक भूकंप लेखी का आरेख भी दिखाया गया है। चित्र 15.14। ये भूकंप का चित्र है। इस चित्र में फोकस, पृथ्वी का पृष्ठ, अधिकेंद्र, भूकंपी तरंगें दिखाई गई हैं। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिक्टर पैमाना रेखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसीलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। भूकंप से बचाव। अभी इस चर्चा में हमने ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
हमने ये भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः ये आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों, जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। पृष्ठ 195। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से न गिरें। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी गाइजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरें। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए इन उपायों को कीजिए। 1. यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। 2. यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वो धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। पृष्ठ 196। प्रमुख शब्द: भूपपर्टी, विसर्जन, पृथ्वी की प्लेट, भूकंप, विद्युतदर्शी, तड़ित, तड़ित चालक, ऋणावेश, धनावेश, रिक्टर पैमाना, भूकंप लेखी, गर्जन, तड़ित झंझा, आवेश स्थानांतरण, सुनामी, भूस्पंदन। आपने क्या सीखा? कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूपपर्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं।
किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। पृष्ठ 197। अभ्यास। प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, इनमें से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? क, प्लास्टिक का पैमाना, ख, तांबे की छड़, ग, फूला हुआ गुब्बारा या घ, ऊनी वस्त्र। 2, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, क, तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। ख, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ग, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं। घ, ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। इन कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। क, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ख, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। ग, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। घ, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। 4, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए। 5, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती हैं। व्याख्या कीजिए। 6, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी यानी सेस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? 7, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। 8, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। 9, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। 10, भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। 11, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? 12, मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है। क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। पृष्ठ 198। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। 1, जल टोंटी खोलिए। इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए। किसी रीफिल को आवेशित कीजिए। इसे जल की धार के निकट लाइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस क्रियाकलाप की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। 2, अपना आवेश संसूचक बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर की कागज की पट्टी लीजिए। इसे चित्र 15.15 में दर्शाए अनुसार आकृति दीजिए। इसे किसी सुई की नोक पर संतुलित कीजिए। कोई आवेशित वस्तु इसके निकट लाइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। इसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। पेपर 10 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। बिंदुकित रेखा से मोड़िए। बिंदुकित रेखा पर काटिए। सुई, थर्मोकोल। चित्र 15.15।
3. इस क्रियाकलाप को रात्रि के समय किया जाना चाहिए। ऐसे कमरे में जाइए जहां प्रतिदीप्त नलिका का प्रकाश हो रहा हो। गुब्बारे को आवेशित कीजिए। प्रतिदीप्त नलिका का स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि पूर्ण अंधेरा हो जाए। आवेशित गुब्बारे को प्रतिदीप्त नलिका के निकट लाइए। आपको धुंधली सी चमक, दीप्ति दिखाई देगी। गुब्बारे को नलिका की लंबाई के अनुदिश ले जाते हुए चमक में परिवर्तनों का प्रेक्षण कीजिए। सावधानी, मुख्य आपूर्ति से नलिका को संयोजित करने वाले तारों तथा नलिका के धात्विक भागों को स्पर्श न करें। 4. पता लगाइए कि क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी संस्था है जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाती है। पता कीजिए कि वो भूकंप पीड़ित लोगों की किस प्रकार से सहायता करती है। भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। इन विषयों पर अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाइट को देखिए। science.howstuffworks.com/lightning.htm, science.howstuffworks.com/earthquake.htm। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 15 यहां समाप्त हुआ।